हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सेल का टाइप, सेल कितने प्रकार के होते हैं तथा उसके अंतर्गत उसके जो जो भाग होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर सेल की बात करें तो सेल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यह एक अविकसित कोशिका होती है, यह जंतुओं में पाई जाती है। जैसे कि कोई भी जीव हो गया, मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया। अगर मान लीजिए कि हमारा सेल है और हमारा सेल कट जाता है, उसका पुनः से विभाजन होता है, उसका नव निर्माण होता है। इसलिए हम लोगों की कोशिकाएं अविकसित कोशिका होती है, अर्थात वह अपने आप नए कोशिका का विकास हमेशा करते रहता है। अगर कोई हमारी कोशिका टूट फूट हो जाती है या हमारी कोशिका कोई मर जाती है तो उनका पुनः से नव निर्माण होता है। इसलिए हमारा यह कोशिका अविकसित कोशिका होती है। दूसरी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका, यह पूर्ण विकसित कोशिका होती है। यह पादपों अर्थात पेड़ पौधों में यह पाई जाती है। अगर इसके बाद बात करें दोस्तों कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली क्या है? इसको इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं। यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, अर्थात पेड़ पौधा हुआ या कोई भी जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो गया, शेर भालू जो भी हो गए, ये दोनों में पादप कोशिकाएं पाई जाती है। इसको हम प्लाज्मा झिल्ली या अर्धपरागम्य झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण दोस्तों वसा और प्रोटीन दोनों से मिलकर हमारा कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। इसका प्रमुख कार्य है बाहरी सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात कोई भी धूप हो गया, गर्मी हो गया, धूल हो गया, उनसे हमारी कोशिका की क्या करता है? यह रक्षा प्रदान करता है। और कोशिका झिल्ली की मोटाई की बात करें तो कोशिका झिल्ली की मोटाई होती है 25 एंगस्ट्रॉम से 75 एंगस्ट्रॉम की, इसकी मोटाई होती है। इसके बाद अगर कोशिका के सारे अंग की बात करें तो इसी के अंदर अर्थात कोशिका झिल्ली के अंदर ही कोशिका के प्रमुख जो जो भाग हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी हो गया, चाहे न्यूक्लियस हो गया, सारे जितने हैं इसी झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं तो एक सामान लेते हैं एक थैले में। जब थैला बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो एक बाहर से भी पन्नी, डबल पन्नी लेते हैं। उसी प्रकार हमारे पेड़ पौधों के अंदर भी एक कोशिका झिल्ली तो होती है, लेकिन उसके ऊपर भी एक दोहरी झिल्ली होती है जिसको हम कोशिका भित्ति के नाम से या इंग्लिश में सेल वॉल के नाम से जानते हैं। यह केवल पादपों में, पेड़ पौधों में अक्सर पाए जाते हैं। इसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है। सेल्यूलोज से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसका भी प्रमुख कार्य है आपको कोशिकाओं का सुरक्षा प्रदान करना। पेड़ पौधे अपनी सुरक्षा कोशिका भित्ति के माध्यम से करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, अपनी सुरक्षा कपड़ों के माध्यम से करते हैं, और कोई भी जानवर हो गए वो अपनी सुरक्षा बाल के माध्यम से या मोटे खाल के माध्यम से करते हैं। अगर हम बात करें कपड़े की तो कपड़ा भी हमारा सेल्यूलोज का ही बना होता है, क्योंकि कपास है और कपास हमारा सेल्यूलोज का बना होता है। या नोट कहें तो नोट भी आपका सेल्यूलोज का ही बना होता है। या कागज हो गया, कागज भी आपका सेल्यूलोज का ही बना होता है। इसके बाद दोस्तों जंतु कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और पहला भाग लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको सूत्रकणिका के भी नाम से जानते हैं। इसकी खोज 1886 में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। शुरुआत में अल्टमैन ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा था, इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा नामक वैज्ञानिक ने रखा था। लेकिन शुरुआत में अल्टमैन इसे बायोप्लास्ट के नाम से बुलाते थे, लेकिन बाद में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया किया था। अब थोड़ा समझ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे श्वसन में ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद एक साइकिल का निर्माण करता है जिसे हम क्रेब्स चक्र के भी नाम से जानते हैं। और उस क्रेब्स चक्र के कारण 36 ATP का निर्माण होता है, और उस 36 ATP के द्वारा एक ग्लूकोज का विखंडन होता है। और जब हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होता है तब जाके हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल के भी नाम से जानते हैं, अर्थात इसको ऊर्जा गृह के भी नाम से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि क्रेब्स चक्र किसमें होता है, तो आप सिंपल जवाब दे सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आपका क्रेब्स चक्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को
क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है तथा कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाओं की संख्या, हमारी कोशिका है उसके अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो सामान्य जंतु के अंतर्गत चाहे मनुष्य ले लीजिए चाहे कोई भी जीव लीजिए, अगर सामान्य व्यक्ति की बात करें तो उसके अंदर 500 से 2000 तक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में इतनी सारी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जहाँ जहाँ सेल है वहाँ वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होंगी। तो आप थोड़ा सा एक बात समझिएगा कि हर एक जगह माइटोकॉन्ड्रिया है तो हर एक जगह ऊर्जा का निर्माण करेगा। जब हर एक जगह ऊर्जा का निर्माण होगा तो हमारे शरीर में जिस अंग का अधिक वर्क होगा वहाँ अधिक ऊर्जा की भी जरूरत होगी। जैसे इस समय मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं तो इस समय हमारे जीभ को अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी। हमारे जीभ की जब ऊर्जा एनर्जी समाप्त हो जाएगी तो क्या करेगा, यह काम करना धीरे 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 बंद करेगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम हो कि जहाँ ऊर्जा कम पड़े और जहाँ ऊर्जा स्टोर हो, जैसे हमारे पैर को काम नहीं है ऊर्जा की तो यहाँ से ऊर्जा लेकर हमारे जीभ तक पहुँचा दे, ऐसा कुछ है। तो इस तरह का कार्य करने वाला एक अंग है जिसका नाम है गोल्गी का। इसका प्रमुख कार्य है हमारे पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा का परिवहन करना। इसका प्रमुख कार्य है दोस्तों परिवहन। क्या कार्य है कि हमारे पूरे शरीर में बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ ऊर्जा की कमी पड़ेगी वहाँ वहाँ क्या करता है, यह ऊर्जा को पहुँचाता है। अगर बात करें गोल्गी काय की तो इसकी खोज फेमिलो गोल्गी ने 1898 में किया था। ये इटली के रहने वाले वैज्ञानिक थे। एक वार्न नामक उल्लू था, उसके कोशिका में इस गोल्गी काय की खोज की गई थी। इसका प्रमुख कार्य एक और होता है दोस्तों, लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायता प्रदान करना। अर्थात जब भी लाइसोसोम का निर्माण होगा इसका भी अहम भूमिका होता है। इसके बाद दोस्तों बात होती है राजधानी की। हमारा बॉडी है, हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंतर्गत कम से कम 65% वाटर होता है। अर्थात 65% वाटर है। अगर मान लीजिए हम 1 क्विंटल के हैं, हम 100 केजी के हैं, अर्थात हमारे अंदर 65 केजी पानी है। तो आप थोड़ा सोचेंगे कि ये 65 केजी पानी हमारे शरीर में कहाँ भरा हुआ है। तो ये 65 केजी पानी दोस्तों ये हमारी कोशिकाओं के अंदर, हमारा जो सेल है ना उसी के अंदर यह वाटर भरा होता है, जिसे हम राजधानी के नाम से इंग्लिश में वैक्यूलस भी कहते हैं। इसी के अंदर जैसे हम लोग पानी पीते हैं 1-2 लीटर हमारे पेट के अंदर होता है, लेकिन शेष पानी की बात करेंगे तो इसी राजधानी के अंतर्गत अर्थात इसी कोशिका के अंदर में हमारा पानी सब भरा होता है। और यह राजधानी सबसे अधिक वहाँ पाया जाता है जहाँ अधिक सेल की जरूरत होती है और पेड़ पौधों में सबसे अधिक कोशिका की जरूरत पड़ती है, इसलिए पादपों में यह सबसे अधिक होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तारकाय। तारकाय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी खोज टी बावेरी ने। यह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है, यह पादपों में नहीं पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य होता है दोस्तों कोशिकाओं का विभाजन करना या कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करना। अर्थात जब हमारा मान लीजिए कोशिका कट जाती है तो नया कोशिका का निर्माण करना तारकाय का ही प्रमुख कार्य है। तारकाय का प्रमुख कार्य हमारे नई कोशिकाओं का निर्माण करना होता है। सबसे अधिक यह लीवर में पाया जाता है। सबसे अधिक तारकाय लीवर के अंतर्गत पाया जाता है। अगर लीवर कट जाता है तो उसका पुनः नव निर्माण बहुत तेजी के साथ होता है, क्योंकि इसमें तारकाय की सबसे अधिक मात्रा होती है। पुनर्निर्माण या पुनर्विभाजन का मतलब आप क्या समझते हैं? अगर कोशिकाओं का विभाजन हो रहा तो उसका मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए कि हमारी ये कोशिका है और ये हमारी कोशिका मर चुकी है, तो इसकी जो साइड में जीवित कोशिका होगी वह अपने कोशिकाओं का विभाजन करेगी, अर्थात अपने कोशिका से एक नई कोशिका का निर्माण करेगी जो मरा हुआ है कोशिका उसका स्थान लेने के लिए। इसीलिए इसको कहेंगे पुनर्निर्माण या कोशिका विभाजन। इसके बाद करें तारकाय की, यह तारकाय दोस्तों ब्रेन के अंदर नहीं पाया जाता है। जो ब्रेन के अंदर हमारे न्यूरॉन्स होते हैं इसके अंतर्गत यह तारकाय आपका नहीं पाया जाता है। एक रोग कैंसर का नाम सुने होंगे। कैंसर में क्या होता है दोस्तों, उसमें कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपको एक लाठी मार देता है तो जो आपका कोशिका है यहाँ देखिए ब्लैक हो जाता है, तो जो कोशिका है वो मर जाती है, वहाँ का सेल मर जाता है और वो जो मरी हुई सेल है उसके स्थान पर नए सेल का जो साइड में बचा हुआ जीवित सेल है वो नया निर्माण करता है और नया निर्माण करके ये मरी हुई सेल की जगह पर वो नया सेल को भेजता है। जब वही नया सेल
जब अधिक मात्रा में बनने लगते हैं और अनियंत्रित मात्रा में बनने लगते हैं तो अब क्या होता है, वो तो भर चुका है जो मरा हुआ सेल है उसका स्थान, लेकिन वह अनियंत्रित विधि से वो कोशिकाओं का विभाजन करता ही जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ एक गांठ बनने लगती है, उसी को कहते हैं कि ट्यूमर हो गया, है ना। यहाँ देखते हैं नसों का गांठ, कई व्यक्तियों में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ गांठ बनने लगता है, जगह जगह बहुत सारे गांठ बनते हैं। तो वहाँ क्या होता है, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है। जब वो कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होने लगता है तो उसको बोलते हैं गांठ बन गया। जब कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन होने लगता है तो उसका नाम देते हैं कैंसर। उसको हम कैंसर के भी नाम से जानते हैं। बात करें दोस्तों, आप लोग सुने होंगे कि ब्रेन कैंसर का, तो आप हमें ये बताएं कि ब्रेन कैंसर कैसे होता है। कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं, उसका तो विभाजन होता ही नहीं है। जब उसका विभाजन हो नहीं रहा है तो हमारे दिमाग के अंदर ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर का शिकायत कैसे आता है, आइए इसको हम बताते हैं। हमारा ब्रेन के अंदर दोस्तों 90% न्यूरॉन्स होते हैं और 10% ग्लियल सेल होते हैं। हमारा 90% जो न्यूरॉन है इनका विभाजन बिल्कुल नहीं होगा, किसी कंडीशन में इसका नहीं हो सकता है। लेकिन जो 10% ग्लियल सेल है इसका विभाजन होना संभव है। और 10% जो ग्लियल सेल है जब उसका अनियंत्रित तौर पर विभाजन होने लगता है और उसका विभाजन नहीं रुकता है, तब हमारे दिमाग के अंतर्गत, हमारे दिमाग के अंदर एक समस्या उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर के भी नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों आदमी का सोचने की क्षमता या सर में बहुत तेज का हमेशा दर्द होता है और इस रोग से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो ब्रेन कैंसर हमारे माइंड में इस तौर पे बनती है, हमारे न्यूरॉन्स का कभी विभाजन नहीं होता है। दोस्तों हम आशा करेंगे जो हम आज आपको बताने का प्रयास किए हैं आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी सेल के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, भाग हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।